छपरा विधानसभा की सीट इस बार क्यों खास है, इस बार क्यों हॉट बन रही है, इस पर चर्चा होगी। फिलहाल तो बीजेपी का कब्जा है, लेकिन क्या यहां पर कुछ समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं? रंजन जी, अगर छपरा को आप स्कैन करते हैं तो छपरा सीट क्या बताती है आपको? देखिए, छपरा विधानसभा सीट को जब आप स्कैन कीजिएगा तो शुरुआत में जो 4 विधायक हुए यहाँ के, वो कांग्रेस के थे, जिसमें कि जो पहला चुनाव 1957 में हुआ उसमें 2 विधायक चुने गए थे। लेकिन 3 चुनाव तक 57, 62, 67 जो है, जब 4 विधायक कांग्रेस के हो गए, उसके आगे आप जाकर देखिएगा तो कांग्रेस का वहीं फुल स्टॉप होता है। हालांकि कुछ बार व्यक्ति प्रभावशाली रहे तो वो मुख्य मुकाबले में आती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे ये सीट जो है सोशलिस्ट विचारधारा के नाम की होकर रह गई और यहाँ से सोशलिस्ट विचारधारा वाली पार्टियां ही चुनाव जीतते रहीं। लेकिन फिर जब आप 2010 से देखते हैं तो इस सीट पर जो है बीजेपी का दबदबा बढ़ा है। पहली बार 2010 में बीजेपी ने यहाँ पर कमल खिलाया था और 2010 से लेकर 2020 तक जो 4 चुनाव हुए यहाँ पर एक बाई इलेक्शन लगाकर, उसमें 3 बार बीजेपी को कामयाबी मिली। एक और चीज जो छपरा विधानसभा सीट को स्कैन करने पर दिखता है कि पहले अगर आप देखेंगे तो परिसीमन के पहले तो या तो राजपूत उम्मीदवार जीतते थे या यादव कैंडिडेट जीतते थे, ज्यादातर अवसरों पर यही होता था। लेकिन जब नया परिसीमन हुआ तो वैश्य वोटर्स की संख्या इस विधानसभा क्षेत्र में बढ़ी और उसके बाद जो है वैश्य प्रत्याशी यहां से चुनाव जीतने लगे। हालांकि अगर आप देखिए तो 2014 में सीएन गुप्ता दूसरे स्थान पर थे निर्दलीय लड़कर, लेकिन फिर 2015 और 20 में उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब अगर छपरा विधानसभा सीट को देखिए जिसकी इस बार चर्चा हो रही है, तो एक चर्चा तो ये है कि यहां से प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर कुमार सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा करते थे। लेकिन जो आपको रणधीर कुमार सिंह हैं, वो लोकसभा चुनाव में जब उनको टिकट नहीं मिला आरजेडी से तो उन्होंने पाला बदल लिया और अब वो आरजेडी में नहीं है, बल्कि अब वो जेडीयू का हिस्सा हो गए हैं, महासचिव हैं। और जो चर्चा है वो ये है कि वो मांझी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मतलब ये कि आरजेडी में इस बार रणधीर कुमार सिंह शायद चुनाव न लड़ें। इन सब के बीच आरजेडी को एक नए कैंडिडेट की तलाश होगी। दूसरी तरफ सीएन गुप्ता 78 साल के हो गए हैं, पिछले 2 बार से लगातार विधायक हैं, तो एक जो स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी होती है वो भी थोड़ी बहुत जो है उनके खिलाफ है और उम्र हो चुकी है। तो ऐसे में लगता है कि क्या बीजेपी यहां से किसी नए कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारेगी, और अगर बीजेपी किसी नए कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारती है तो जो दोनों प्रमुख गठबंधन हैं, चाहे आप बीजेपी की एनडीए गठबंधन की बात कर लीजिए जिसमें कि बीजेपी शामिल है, या फिर आप महागठबंधन की बात कर लीजिए जिसमें आरजेडी शामिल है, दोनों तरफ से जो प्रत्याशी होंगे वो पिछले चुनाव के नहीं होंगे। नया प्रत्याशी दोनों को अपने दल से चुनने की चुनौती सामने आई है। अब इसमें जातीय समीकरण का बड़ा योगदान होगा। वैसे अगर आप छपरा विधानसभा सीट की बात करें तो कुल 18 चुनाव अब तक यहां पर हुए हैं। इनफैक्ट 18 विधायक यहां पर चुने गए हैं 17 चुनावों में, क्योंकि पहले चुनाव में 2 विधायक चुने गए थे और उसमें आप देखते कि कांग्रेस को 4 बार कामयाबी मिली है। बीजेपी दूसरे स्थान पर है, उसको 3 बार यहां से सफलता मिली है। तो आरजेडी का लालटेन भी 2 बार यहां जला है, जेडीयू को भी 2 ही बार सफलता मिली है, जनता पार्टी भी 2 बार जीतने में सफल रही। जनता दल, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ जो है एक बार चुनाव जीतने में सफल रहे। इतना ही नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी भी 2 बार छपरा से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अब अगर आप यहां पर यह देखिए कि सबसे ज्यादा बार किसने चुनाव जीता छपरा विधानसभा में,
तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रत्याशी जनक यादव वो 4 बार यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रहे। एक बार पीएसपी के टिकट पर, एक बार कांग्रेस, एक बार जनता पार्टी और एक बार जो है वो निर्दलीय चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। अगर आप 1967 से देखें, चूंकि हम जातीय समीकरण की बात किया करते हैं, तो 1967 से जो 15 चुनाव यहाँ पे हुए हैं उसमें आपको दिखेगा कि सबसे ज्यादा सफलता यहाँ पर यादव जाति के उम्मीदवारों को मिली है। 9 बार वो चुनाव जीतने में सफल रहे हैं, राजपूत 4 बार और वैश्य जो हैं वो 2 बार यहाँ से चुनाव जीते हैं। अब अगर यहाँ पर 2010 से हम चुनावों की बात करें तो 2010 में यहाँ से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो कि अब भी सांसद भी हैं, वो यहाँ से चुनाव जीतने में सफल हुए थे। 35,871 वोटों से उन्होंने आरजेडी के प्रभेद रंजन सिंह को शिकस्त दी थी। लेकिन फिर 2014 में यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन में जो है बीजेपी ने कन्हैया सिंह को अपना कैंडिडेट बनाया था, लेकिन तब सीएन गुप्ता, जिनका कि बैकग्राउंड आरएसएस का है, वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए थे और प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह जो हैं वो आरजेडी के टिकट पर थे। तो जो मुख्य मुकाबला हुआ वो आरजेडी वर्सेस सीएन गुप्ता निर्दलीय के बीच हुआ, जिसमें जो है जीत मिली रणधीर सिंह को 24,106 वोटों से। कन्हैया सिंह जो है वो तीसरे स्थान पर रहे। लेकिन जब 2015 में महागठबंधन बना, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही थी, तो बीजेपी ने पिछले चुनाव से सबक लेते हुए सीएन गुप्ता को जो है कमल के निशान पर चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने रणधीर सिंह को 11,379 वोटों से पराजित किया। फिर 2020 आता है, फिर से सीएन गुप्ता चुनावी मैदान में होते हैं और इस बार फिर से वो रणधीर कुमार सिंह को शिकस्त देते हैं। हालांकि जीत का मार्जिन कम हुआ, 6,771 वोटों से जीत हासिल करने में सीएन गुप्ता कामयाब हुए। तो अब सवाल यही उठता है कि 2025 में क्या होगा, कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं यहाँ पर 53% वोट लाने में कामयाब हुए थे, जबकि रोहिणी आचार्य को यहाँ 40% वोट आया, 40.26% वोट आया और 22,316 वोटों से राजीव रूढ़ी जो हैं वो छपरा विधानसभा से लीड लेने में कामयाब रहे। तो इसीलिए जो है वो दिखता है, ऐसे आप आंकड़े देखिए तो लगता है एनडीए के पक्ष में है। लेकिन जब आप यहाँ पर दावेदारों की बात कीजिए तो वो क्या कुछ दिखता है। एक सर्वे भी हुआ है, एक अखबार ने सर्वे किया है यहाँ पर। तो अब आरजेडी को एक नए प्रत्याशी की तलाश है। तो एक सीए अमित कुमार गुप्ता हैं, वैश्य जाति से हैं, आरजेडी उन पर दांव खेल सकता है क्योंकि वो वैश्य वर्ग से हैं। और जो सर्वे हुआ है उसमें भी पहले स्थान पर सीए अमित कुमार गुप्ता ही हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर इंडिया ब्लॉक से सुनील राय का नाम आता है। तो ये 2 प्रत्याशी आपको दिखते हैं। इसके अलावा जहां तक आप बात कीजिएगा कि बीजेपी से कौन उम्मीदवार होगा, हालांकि आरजेडी से मुकेश कुमार यादव हैं, वीरेंद्र शाह मुखिया हैं, तो प्रत्याशी कई हैं। लेकिन जो एक सर्वे आया था उस आधार पर मैंने आपको बताया। अगर बीजेपी से आप बात कीजिए तो सिटिंग विधायक सीएन गुप्ता, उनका दावा तो बनता है, लेकिन उनकी उम्र 78 साल हो गई है, तो ऐसे में क्या उन्हीं को टिकट मिलेगा। शैलेंद्र सेंगर हैं, इसके अलावा राखी गुप्ता हैं, पूर्व मेयर, और जो सर्वे हुआ है उसमें राखी गुप्ता एनडीए की तरफ से पहले नंबर पर आई हैं, जो एक अखबार ने सर्वे कराया है। तो वो चीज दिखता है, सीएन गुप्ता जो है वो दूसरे बल्कि वो तीसरे स्थान पर दिख रहे हैं। दूसरे स्थान पर धर्मेंद्र शाह हैं, उनको 17% के आसपास सर्वे में समर्थन मिला है। इसके अलावा भी कुछ और भी आपको यहाँ पर हैं। रमाकांत सिंह सोलंकी हैं बीजेपी कार्य समिति से, वो भी राजपूत जाति से हैं। तो यहाँ पर आप जो कैंडिडेट देख रही हैं या तो राजपूत जाति से या वैश्य वर्ग से आपको ज्यादा
दिख रहे हैं। ये दोनों जाति से यहाँ कैंडिडेट दिया जाएगा। लेकिन रंजन जी, पहले यहाँ की पब्लिक क्या सोचती है अपने मौजूदा विधायक को लेकर, या फिर यहाँ की दिक्कतों को लेकर, यहाँ के मुद्दों को लेकर, वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। बदलाव तो प्रजातंत्र का धर्म है, बदलाव तो निश्चित होना चाहिए। किसी खास पार्टी को लगातार उसको सत्ता में बनाए रखना जनता के हित में नहीं है। यही रहना चाहिए, क्योंकि शांति और अमन का पैगाम है ये सरकार। ये केवल भारत और बिहार नहीं, पूरे दुनिया में ये तहलका मचाए हुए है, तो यही सरकार हर जगह रहना चाहिए। छपरा का बाईपास 15-16 सालों से कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ के एमपी विधायक जो भी हों, हम लोग तो यही जनता के सहूलियत में चाहेंगे उनका जल्दी से जल्दी उसका कंप्लीट हो। हमारे विचार से सीएन गुप्ता के अलावा किसी दूसरे को टिकट देना चाहिए। सीएन गुप्ता को बदलना चाहिए। कोई काम नहीं कर रहे हैं, नकलिए हैं। ये कभी नहीं जीते, मोदी के बदौलत इन्होंने जीता है, सिर्फ मोदी के नाम पर जीते हैं। नया चेहरा जी, प्रशांत किशोर एकदम बदलाव होना चाहिए, एकदम होना भी चाहिए बदलाव। अभी जो भी चल रहा है अच्छा से ही चल रहा है, इसलिए एनडीए की ही सरकार के हम लोग समर्थन कर रहे हैं। देखिए, आज के डेट में ना लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गए हैं। लोग अब जाति धर्म से ऊपर उठ रहे हैं। लोगों को विकास चाहिए, और सब बस विकास ही मुद्दा है, चाहे वो सड़कों को लेके हो, साफ सफाई को लेके हो, या प्रशासनिक व्यवस्था को लेके हो। ये सारी चीज़ें मैटर करती है और लोग इसको समझ रहे हैं। बदलाव तो प्रजातंत्र का धर्म है। तो देखिए, कहीं भी जनता जनार्दन होती है और उसकी अपनी राय है, अपनी सोच है और अपने मुद्दे हैं। फिलहाल तो इस सीट की बात कर रहे थे, कई दावेदार की बात कर रहे थे रंजन जी, लेकिन जो समीकरण यहाँ के हैं वो कौन से उम्मीदवार को, किस पार्टी के उम्मीदवार को फेवर करते हुए दिख सकते हैं? देखिए, इस बार चूंकि जनसुराज की भी एंट्री होगी तो उसके प्रत्याशी के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो किस जाति के कैंडिडेट को देते हैं, वो कितने स्ट्रांग हैं, उनका चेहरा कितना फेमिलियर है क्षेत्र के लिए, और क्षेत्र में उन्होंने कितना काम किया है। तो इन सब चीज़ों पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। हालांकि जिस सर्वे की मैं बात कर रहा था उसमें छपरा विधानसभा से अजित कुमार सिंह जनसुराज के कैंडिडेट के तौर पर सबसे आगे दिख रहे हैं, चुनावी दंगल में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, उस कैडर के थे यहाँ पर जयप्रकाश सिंह, वो भी यहाँ पर जो है कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी के टिकट पर लड़ चुके कन्हैया सिंह का भी नाम सामने आता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर जनसुराज से भी प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप जातीय समीकरण देखिएगा तो वो आपको बताएगा कि यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो बहुत विविधता भरा है, और इसमें किसी एक जाति के आधार पर जीत हासिल करना बहुत मुश्किल जान पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखिए तो यहाँ पर राजपूत, वैश्य, यादव, ये आपको सब 15-16% के आसपास तीनों दिखेंगे, और फिर मुस्लिम, लवकुश और अदर ओबीसी, ईबीसी और एससी आप देखिए तो वो सब 11 से 12% के आसपास आपको नजर आएंगे। और वैसे अगर आप इसे देखें कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें जो है वो हो रही हैं, तो यहाँ पर एससी वोटर्स 11.14%, मुस्लिम 12.2% हैं यहाँ पर, यादव 15 से 17%, राजपूत जो हैं वो 15 से 16%। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा है, 18 से 20% के भी आसपास लोग कहते हैं। भूमियार 3.5 से 4%, ब्राह्मण 4 से 4.5%, तो 23 से 24% सामान्य जाति के वोटर्स। लवकुश के वोट जोड़ लीजिए तो 11 से 11.5%, जिसमें कुशवाहा 6.5 से 7.5% और कुर्मी 4 से 4.5%। और जो वैश्य वर्ग हैं उन वो बहुत अच्छी संख्या में हैं, 15 से 16%। तो आपको दिखेगा कि एनडीए को जो जातियां वोट करती हैं वो 49-50% के आसपास है, और यही आंकड़ा लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूढ़ी की तरफ जाता दिखा। लेकिन वो लोकसभा का चुनाव था और कैंडिडेट रोहिणी आचार्य थी। जब आप विधानसभा के चुनाव में आते हैं
तो यहाँ पर जो प्रत्याशी चुना जाता है महागठबंधन की तरफ से भी, तो पिछले 3 बार से तो आप देखिए कि राजपूत कैंडिडेट ही वो दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो राजपूत वोटर्स हैं उनके वोटों में बंटवारा होता है, और इसीलिए आपको मिलेगा कि जो मत प्रतिशत है वो बीजेपी का 50% के पास नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि जो एक आधार वोट पिछले कुछ एक चुनावों से बीजेपी का रहा है वो 44-45% के आसपास रहता है, 44 से 46% के बीच में, जबकि आरजेडी का जो मत प्रतिशत है वो 38 से 40% के आसपास का दिखता है। यहीं पर जनसुराज का रोल जो है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो आप फासला देख रही हैं 5 से 7% का, तो आप देखिए कि अगर वैश्य कैंडिडेट जो है वो उतार देता है आरजेडी तो वैश्य वोटों में एक बंटवारा होगा। अगर सीएन गुप्ता लड़ें या बीजेपी किसी वैश्य कैंडिडेट को यहां प्रत्याशी बनाए तो उन दोनों के बीच में, और इन सब के बीच अगर जनसुराज राजपूत जाति से उम्मीदवार उतार देता है तो उन वोटों में भी एक बंटवारा होने की संभावना रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में जो ये गैप 5 से 7% का दिख रहा है वो कम होता चला जाएगा, और जो दोनों वोट में बंटवारा हो रहा है वो उस जाति के वोटरों में हो रहा है जो आमतौर पर जो है बीजेपी को वोट करने के लिए माने जाते हैं, जाने जाते हैं। तो ये देखना होगा, अगर यही जनसुराज यादव जाति से कोई कैंडिडेट दे दे तब वैसी परिस्थिति में आरजेडी को नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने कहा कि जनसुराज चुनाव जीते न जीते छपरा में, लेकिन वो किसी का खेल बना और बिगाड़ जरूर सकता है। तो इसीलिए दोनों ही खेमा सांसें थामी रहेगा कि कैंडिडेट कौन देगा जनसुराज। बिल्कुल जनसुराज पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति को अगर कोई पर्सनैलिटी है आप चुनाव में उतारते हैं तो उसका कुछ न कुछ तो मत प्रतिशत होता ही है जो उसके खाते में जाता है, तभी वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ है। और जब आप गैप 5-7% का हो, कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर 7% वोट ले आता है तो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट हो जाती है और उसमें जीत किसी को भी मिल सकती है। तो इसीलिए छपरा में एक रोचक मुकाबला जो है वो होने जा रहा है। तो ये छपरा का मुकाबला और बहुत रोचक जंग यहाँ पर नजर आ रही है, और अगर जनसुराज का कैंडिडेट कौन होगा और किसका वोट काटेगा इस पर भी सबकी नजर टिकी रहेगी। तो मुकाबला छपरा का बहुत दिलचस्प होने वाला है।